अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रशीद मिर्जा संतो मईशत के साथ। आज पाकिस्तान की हालत यह है कि गंदम और आटे की वजह से लाइनें लगती हैं और जिसके नतीजे के अंदर 8 अफराद एक ही दिन में कुचले जाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर आज कहत सी सूरत हाल है। घरों के अंदर चले जाएं तो मैं एक ऐसे घर में गया जहाँ पे मुझे ये पता चला कि 3 दिन से बच्चे भूखे हैं। मैंने फिर उनके लिए गंदम का आटे का एहतमाम किया और वहाँ पे उनके लिए रोटी और खाने का एहतमाम किया। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसे ये कहा जाता है कि वहाँ पे गंदम उसकी अपनी होगी। 80s के अंदर पाकिस्तान में गंदम भी अपनी थी, कपास भी अपनी थी, एग्रीकल्चर पाकिस्तान का एक्सपोर्ट किया करता था। लेकिन आज पाकिस्तान को इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, जिसके नतीजे में ज़र मुबादला हमारे पास कम रह जाता है। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे मेहमान डॉक्टर फैज एम शेख, जो प्रोफेसर है एग्रीकल्चर, उनका फील्ड है और पाकिस्तान के मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट। और दूसरे हमारे आज के मेहमान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद शौकत साहब, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, पाकिस्तान 80s के अंदर हालात ये थे कि पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर जो हमारी क्रॉप्स थी वो हम एक्सपोर्ट किया करते थे मुल्क की जरूरियात पूरी करने के बाद। लेकिन आज आलम यह कि पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ज़र मुबादला भी इनके पास कम रह जाता है। इसकी क्या वजूहत है? सर, अगर आप ज़राअत में ये देखें कि हमारे जो लोग हैं 0.2% वो लोग हैं, अपर क्लास लोग हैं, जिनको खजूरें भी बाहर की चाहिए, दालें भी बाहर की चाहिए, उनको जो भी मिक्स ग्रेन है वो भी बाहर का चाहिए। तो पाकिस्तान बेसिकली वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन वीट प्रोडक्शन। और वीट प्रोडक्शन में कोई कल जो लास्ट ईयर की प्रोडक्शन थी, और लास्ट ईयर बम्पर क्रॉप हुई थी हमारी, लास्ट ईयर हमने इंपोर्ट नहीं की। लेकिन अलबत्ता यह है कि कोई स्मगलिंग हो जाता है, अफगानिस्तान की तरफ हम वीट हमारी चली जाती है, बाकी ईरान की तरफ चली जाती है। तो उससे ये होता है कि दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस, कि हम वो पुअर गवर्नेंस की वजह से वो हमारी जो वीट है वो बाहर चली जाती है। पाकिस्तान के अंदर से हर महीने $2 बिलियन डॉलर की शक्ल में या क्रॉप्स की शक्ल में स्मगलिंग होती है जी। कौन लोग हैं, क्या करते हैं, किस तरह स्मगलिंग करते हैं? पाकिस्तान की मईशत की बड़ी बर्बादी की वजह वो है। क्या पाकिस्तान में उसमें जो हमारी गंदम है और हमारी क्रॉप्स हैं उसका कितना हिस्सा है कि जिसकी वजह से पाकिस्तानी मईशत इस वक्त डिस्टर्ब है? देखिए, डिस्टर्ब यही है कि हम जब हमारी अपनी गंदम चली जाती है बलूचिस्तान के रास्ते, ईरान और फिर अफगानिस्तान, तो ये होता है कि फिर हमें वो इंपोर्ट करनी पड़ती है महंगे दामों में। तो हमें फिर इंपोर्ट बिल इतना ज्यादा पड़ जाता है कि हमें वो डॉलर्स में पे करना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हमारा डॉलर भी इतना 335 तक गया है, अब नीचे आ रहा है। लेकिन ये है कि गंदम की जो प्राइसेस है वो भी हम स्टेबल नहीं कर सके। हमारा जो किसान है हम तो उसको 4000 भी नहीं देते, क्योंकि पंजाब में रेट और होता है, सिंध में रेट होता है, बलूचिस्तान में और होता है। लेकिन अगर हम फार्मर्स को ही सब्सिडी दें और गंदम की अच्छी जो बीज है सर्टिफाइड सीड फार्मर्स तक दें, उनको सब्सिडी दें, तो हमारा फार्मर अच्छी प्रोडक्शन ले सकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 27 जो है ना मन फी एकड़ प्रोडक्शन है, विच इज अ वेरी लोएस्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हम बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री, ऑस्ट्रेलिया कंपोस्ट फर्टिलाइजर पे 120 मन ले रहा है। अब तो सुना है 150 मन। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, ये वो कंट्रीज हैं कि जहां पे पाकिस्तान का कंपैरिजन ही नहीं है। ये बताएं कि वो क्या एक बीज का डिफरेंस है वहां पे या एनवायरनमेंट का डिफरेंस है वहां पे, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्यों नहीं उतनी प्रोडक्ट, इतनी क्रॉप्स और इतनी यील्ड हासिल कर पा रहा है? सर, बेसिकली आई बीन ऑस्ट्रेलिया फॉर 27 ईयर्स से मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ इन टच हूं, क्योंकि मेरी वहां से ही डिग्री है और मैं हर साल जाता हूं। द बेसिक डिफरेंस है सीड सर्टिफाइड हमारे पास है नहीं, और दूसरा हम फर्टिलाइजर पे, डीएपी पे अब शुरू से मतलब 72 के बाद जो है ना हमारी प्रोडक्शन कम होना शुरू हुई है। तो मैं ये फर्टिलाइजर कंपनी वालों से पूछूंगा कि वो कंपोस्ट फर्टिलाइजर पे ऑस्ट्रेलिया 160 मन ले रहा है, न्यूजीलैंड 160 मन ले रहा है, यूक्रेन 150 मन ले रहा है। तो हम फर्टिलाइजर और डीएपी डाल के भी हमारी प्रोडक्शन 27 है। तो इससे तो अच्छा है कि हम फार्मर्स को मोटिवेट करें कि वो आए और कंपोस्ट फर्टिलाइजर पे आए, ताकि उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो और ये जो
ये जो हमारे पास एक ब्लैक माफिया है आजकल, देखिए आप फर्टिलाइजर की जो प्राइसेस कंट्रोल रेट है यूरिया का वो 3400 है और मार्केट में वो मिल रही है 6500, जो एक बहुत ही जो जिसके 2 एकड़ लैंड है या 1 एकड़ लैंड है, वो बेचारा जो वीट करता है तो उसको तो कुछ नहीं बचता। तो ये भी एक डिफरेंस है। दूसरा ये एनवायरमेंट इज सेम। हमारी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जहां पर्थ, जहां सबसे ज्यादा वीट होती है, उसका जो टेम्परेचर मैक्सिमम जाता है वो 50 जाता है और जो मिनिमम है वो भी जो है वो 15-16। तो इट्स लाइक पंजाब, लाइक अवर पंजाब, लाइक अवर सिंध। टेम्परेचर का कोई इशू नहीं है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान से कंपेरेटिव, लेकिन सीड हमारे पास सर्टिफाइड सीड है ही नहीं। शहजाद शौकत साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान को कहा जाता है कि एग्रीकल्चर कंट्री है। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जो 3 वक्त का खाना नहीं खा सकते। क्या पाकिस्तान में गंदम की कमी है या पाकिस्तान में करप्शन की इंतहा है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में लोगों को रोटी मुयस्सर नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर साहब का मैं माशा शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी आज प्रेजेंस में हम इंशाल्लाह गपशप लगाते हैं। सर, जो आपका सवाल है उसमें 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि सेल्फ सफिशिएंट है हम गंदम में, डॉक्टर साहब ने ये एडमिट किया। दूसरा ये कि हम गुर्बत से 10 करोड़ गुर्बत से नीचे हैं, कि इसका मतलब है 10 करोड़ लोगों को गंदम भी मैसर नहीं है। कि पिछले सीजन में 40 से ज्यादा शहादतें हुई हैं गंदम के लाइनों में। इसका मतलब ये कुछ तो गड़बड़ है ना सर। आप जब मर्ज शनाख्त कर लेंगे, जब आपको पता चल जाएगा मर्ज क्या है, तो उसका इलाज आसान है सर। उसके मैं मिसाल देता हूँ। एक हमारा एक क्लाइंट थे, उन्होंने अपनी गंदम काटी और अपनी गाय भैंसों को खिला दी। ये 2017, 18, 19 के करीब की मैं बात कर रहा हूँ। उनसे पूछा गया जी आपने क्यों किया? वो कहते जी जो मैं अपने गाय भैंसों को चारा खिला रहा हूं वो मार्केट में महंगा है और गवर्नमेंट ने जो गंदम का रेट लगाया है वो सस्ता है। बेहतर यह है कि मैं गंदम को आज काटूं, अपने गाय भैंसों को खिला दूं, क्योंकि मेरी सेविंग उसमें ज्यादा है। हमारा सर मसला यह है कि हमारे मुल्क में जो पॉलिसीज हैं वो ये कहती हैं कि एक ही बंदा दुकानदारी भी करे, एक ही बंदा सर्जन भी हो, वही डॉक्टर भी हो, वही नर्स भी हो, वही कंपाउंडर भी हो, वही पेशेंट हैंडलर भी हो। अगर ये हॉस्पिटल की मिसाल दूं कि किसान बेचारे को इस तरीके से जकड़ा हुआ है कि उसने यूरिया खरीदने के लिए लाइनों में लगना है। यूरिया की अवेलेबिलिटी किसकी ड्यूटी है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। सप्लाई चेन को मैनेज करना किसकी ड्यूटी है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। आपने यूरिया की बात की, यूरिया की प्राइसेस 1 साल के अंदर डबल हो गई हैं, इसकी क्या वजह है? सर देखें, हमारे यहाँ इसका जवाब डॉक्टर साहब बेहतर दे सकते हैं। मैं ये समझता हूँ जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं डॉलर की वजह से, और सप्लाई डिमांड गैप क्रिएट किया जाता है आर्टिफिशियल। सर अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह दे कि ये हमारी रिजर्व है, इतनी यूरिया मेरी अगले 6 माह साल की मेरी रिक्वायरमेंट है या 2 साल की रिक्वायरमेंट है, कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं है। अगर 10 साल की प्लानिंग, आज खोकर साहब का कोई बयान था कि 10 साल की प्लानिंग दे दो, पूरी दुनिया 25 साल की प्लानिंग में चलती है एग्रीकल्चर में, हमारी तो एक 6 महीने की प्लानिंग नहीं है। जहां एक किसान मजबूर है अपनी गंदम काट के गाय भैंसों को खिलाने के लिए, वो बेचारा कितना मजबूर होगा। आज हम अपने किसान के ऊपर अनड्यू प्रेशर डाले हुए हैं। उसे कहते हैं कि तुमने सिर्फ खेती बाड़ी नहीं करनी, तूने यूरिया भी खरीदना है, फिर अपनी फसल को ब्लैकमेलिंग के तहत उस माफिया को बेचना भी जो उसके साथ बैठा हुआ है। डॉक्टर फैज साहब, यह बताइएगा कि पाकिस्तान का कुल रकबे का सिर्फ 28% ज़ेरे काश्त है। बाकी जो हमारा रकबा है, कोई बंजर पड़ा हुआ है, किसी के पास पानी मुयस्सर नहीं है, तो उसकी क्या प्लानिंग की हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने? सर देखिए, हमारी अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ रही है। लोग सोसाइटीज बना रहे हैं, लोग जो है ना, जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको तबाह करने के तुले हुए हैं। आप डीएचए मुल्तान देखें, हमारी जो आम की अच्छी नस्लें थी उन्होंने काट ली हैं। तो अब होता यह कि अर्बनाइजेशन की वजह से हमारी पहले ही एग्रीकल्चर इतनी मॉडर्न नहीं थी, और ऊपर से अर्बन का जो प्रेशर है, लोग अर्बन माइग्रेट हो रहे हैं, फिर ये सोसाइटीज बन रही हैं, ये आपका डीएचए बन रहा है, बैरिया बन रहा है, तो हमारी एग्रीकल्चर लैंड को वो जो है ना उस तरफ भी लेके जा रहे हैं ना, तो ये भी एक इशू है। दूसरा, क्योंकि जो शहरों के करीब थी लैंड है ना, वहां से एग्रीकल्चर खत्म किए जा रहे हैं। अगेन लैक ऑफ पॉलिसी नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि नो डाउट के लाहौर का अगर कसूर और शेखपुरा और इधर मांगा मंडी से भी आगे चले जाएं
तो वहां पे आपको सोसाइटीज नजर आती तो है, शायरी शायर नो हो गया। डाउट कि उसकी वजह से एग्रीकल्चर आपकी जो क्रॉप्स हैं वो कम होती चली गई। और वो ऑब्वियस, और अगला स्टेप ये आया कि आज वो जो बेसिक आपकी नेसेसिटीज थी, आपका आलू हो गया, आपकी वेजिटेबल्स होंगी, उनकी प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की इंक्रीज होने की वजह से, दूर से आने की वजह से, उधर से यूरिया महंगी हो रही है, उधर से बीज आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो इसका हल क्या है? सर, यूरिया का जो महंगा होना है उसमें खुद कंपनी इन्वॉल्व है, एफएफसी, फातिमा और एंग्रो। मैं आपके उससे प्रोग्राम से मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है डीलर्स को, वो माफिया है डीलर्स। उन्होंने 2 लाख बोरियां दी हैं यूरिया की 6 लोगों को, और बाकी जो डिस्ट्रीब्यूट की हैं 60 लोगों में, 60 डीलर्स में कोई 5,000। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। उनसे तो कोई नहीं पूछता कि ये जो डीलर माफिया एक एक बंदे को 17 एजेंसीज हैं, नोबडीज, कोई भी उनको नहीं कहता। और ये खुद कंपनी चाहती है कि ये ब्लैक मार्केट हो, ये डीलर्स हमारे पैसे कमाएं, तो हम उनको फॉर्च्यूनर गाड़ियां भी दें उन डीलर्स को, क्योंकि ये जब तक हमारा ये जूस जो है ना, ये जो बाहर ऊपर बैठे हुए हैं, ये हमारी जो डीलर्स हैं, ये उनको गलत गाइड करके सारा ब्लैक मार्केटिंग की जो वजह है वो ये खुद डीलर्स हैं, और कंपनीज आर इन्वॉल्व। कंपनी क्यों देती है एक डीलर को 1 लाख बोरियां और एक डीलर को देती है 2,000 बोरियां? तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनीज इज आल्सो मैटर ऑफ फैक्ट। तो गवर्नमेंट हैज टू टेक अ सीरियस नोट, क्योंकि हमारा फार्मर तो मर गया है। हमारा फार्मर बेचारा लाइनों में खड़ा होके कंट्रोल रेट की जब बात करते हैं हम लोग, तो वो कहते हैं कि नहीं, तो वो आर्टिफिशियल क्रिएट करा देते हैं डिमांड, वो उसको जो है ना छुपा देते हैं कुछ अरसे के लिए, यूरिया को, डीएपी को, फिर वो जब फार्मर को बहुत ज्यादा नीड होती है वो उसको ब्लैक मार्केट कर लेता है। डॉक्टर शाहिदा वजारत हमारे लास्ट प्रोग्राम में आई थी, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के अंदर 80s के अंदर जब हमारी एग्रीकल्चर ग्रूम कर रही थी, तो उस वक्त इन्होंने फॉरेन से कंसल्टेंट बुलाए, उन्होंने इन्हें भी वो बीज रिकमेंड किया कि जो पाकिस्तान के ओरिजिन बीज से भी खतरनाक था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रॉप्स और पाकिस्तान की प्रोडक्शन कम हुई। क्या इसमें सच्चाई मौजूद है? सर, हो सकता है, लेकिन रिसेंटली मेरा एक अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हमने वहां से भी कुछ सीड मंगाए हैं, तो उसका रिजल्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। लेट्स सी के वो सीड हमारे लिए कितना सूटेबल है, उसकी जर्मिनेशन तो 100% हुई है। लेट्स सी, मैं ये कोशिश कर रहा हूं रिसर्च के जरिए कि हो सकता है कि वो बीज अगर कामयाब हो तो कोई इंटरनेशनल कंपनी यहां ऑस्ट्रेलिया की काम करे, वो फार्मर को उसी रेट पे सीड दे, क्योंकि हमारी सीड जर्मिनेशन है वो 50 से 60% है। हम अगर 100 kg सीड लगाते हैं पर एकड़ वीट का, कहीं भी किसी भी इलाके में आप सैंपलिंग करें तो उसका 60% आप देखेंगे वो जर्मिनेशन है। पाकिस्तान में अयूब रिसर्च सेंटर एक वाहिद रिसर्च सेंटर नजर आता है, लेकिन उसकी भी कोई रिसर्च अभी तक हमारे सामने खुल के नहीं आई कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इनकलाब आया हो, कोई बेहतरी हुई हो। क्या आप अपनी सर्विसेज उन्हें दे रहे हैं या उनमें कोई इंप्रूवमेंट आपको नजर आ रही है? सर, मेरा एक है दोस्त वहां पे, वो कोशिश कर रहे हैं। वीट में काफी पंजाब की वैरायटीज आ रही हैं, काफी आई भी हैं, और मेरा ख्याल में कोई 10-15 वीट की जो वैरायटीज पाइपलाइन में भी है पंजाब की, उसमें बखर वाले भी है, उसमें अयूब भी है, उसमें NARC भी है, उसमें आपका बहावलपुर का भी है, सिंध में से भी काफी जो टडोजाम है, निया, वो काम कर रहा है, सकरन कर रहा है, तो कर रहे हैं। लेकिन अब मसला ये कि हमारी जो जैसे TD1 है, अब 20 साल पुरानी वैरायटी को आप बार बार उसको सोइंग करेंगे तो उसमें लास्ट ईयर रस का मसला आ गया था। तो अब उसके जो जेनोटाइप है, उसके कैरेक्टर्स हैं, वो चेंज जब तक हम नहीं करेंगे, देखो ऑस्ट्रेलिया में हर दूसरे साल नई कोई वैरायटी आ जाती है, हमारे पास तो सालों साल नहीं होती, 20-20 साल वो सेम ही हम बीज को प्रोपगेट करते हैं। तो मेरा यही है कि नए नए जो बीज हैं वो मुतासर करें, और हमारी सीड कारपोरेशन थोड़ा सा ये सैंपल लेके वो खुद तो करें कि इनकी जो सर्टिफाइड सीड है वो फार्मर को आप, अब इतनी अकबर 19 वैरायटी हुई नहीं है, 2 लाख एकड़ में अकबर वैरायटी लास्ट ईयर लगी है। अब अब्दुल सत्तार या फखरे बखर वो इतना सीड था ही नहीं, तो ये क्या करते हैं, मिक्स करके
फार्मर्स को देते हैं। हमारे फार्मर्स को यह भी नहीं पता कि अकबर 19 की क्या क्या जो वैरायटी है उसमें क्या डिफरेंस है, या वो जो दिलकश है उसका क्या शेप होना चाहिए, जो किरण है उसका क्या शेप होना चाहिए, TJ 83 का क्या होना चाहिए। तो बेसिकली हमारे फार्मर को भी अवेयरनेस नहीं है। पाकिस्तान का कुल रकबा 79.6 मिलियन एकड़ है जी सर, और उसमें 23.7 मिलियन एकड़ ज़रई रकबा है, और जो 28% बनता है कुल रकबे का, जिस तरह मैंने पहले भी बात की। अब पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए इसमें एक राय ये है, और बहुत बड़ी राय ये है, कि वहाँ तक पाकिस्तान को मैक्सिमम एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ के लिए पानी की कमी है, यानी वहाँ तक पानी मुयस्सर नहीं है। जो रकबा तो अवेलेबल है, जैसे बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जनूबी पंजाब और आप बलोचिस्तान और मुख्तलिफ एरियाज में चले जाएं, तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज दे रही है, या आप क्या रिकमेंड करते हैं कि पाकिस्तान के उस रकबे को ज़ेर काश्त करने के लिए, या वहाँ पे जहाँ पे हमारी क्रॉप्स नहीं हो रही वहाँ पे कौन सी क्रॉप्स हो सकती हैं, इसी तरह और वहाँ पे पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में? देखिए, काफी सारे रेन फेड इलाका हैं जिसपे आप पल्सेस कर सकते हैं। जैसे मूंग बीन है, उसको पानी नहीं चाहिए, चना है उसको भी इतना पानी नहीं चाहिए, उसको भी पानी नहीं चाहिए, क्योंकि मोस्टली ये जरूरी नहीं कि हम हर जगह पे वीट ही लगाएं, हर जगह हम राइस ही लगाएं। तो मल्टीपल क्रॉप की तरह हमें जाना पड़ेगा। हमें पल्सेस जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज्यादा है। हम चिकपी भी जो है ना इंपोर्ट कर रहे हैं, हम मूंगबीन भी कर रहे हैं, लेंटिल तो 100% कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा आपके प्रोग्राम के तसल्सल से कि हमें अभी थोड़ा जो दालों का फसल है उनको इनकरेज करें, और पल्सेस को कुछ सारी जगहों पे जहां पे पानी की कमी है वहां पल्सेस करें। नाज़रीन, अब बात करेंगे ब्रेक के बाद कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह तरक्की कर सकता है, हमारी इंपोर्ट्स किस तरह कम हो सकती हैं, हम अपने पांव पे खड़े हो सकते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर फैज साहब से मैं बात करूंगा। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर टोटल जो हमारा रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व, वो 8-9 बिलियन डॉलर पे रहता है, बल्कि पिछले दिनों में तो 4 बिलियन डॉलर पे चला गया था। पाकिस्तान एक साल में जो दरामदाद करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, वो 9 अरब डॉलर की करता है, जिसमें गंदम, चीनी और आपकी गन्ना, मुख्तलिफ दालें शामिल हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एग्रीकल्चर कंट्री 9 बिलियन डॉलर की एक साल में इंपोर्ट करेगा एग्रीकल्चर क्रॉप्स, तो किस तरह पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, इसे किस तरह कम किया जा सकता है? सर, उसका वाहिद हल है कि हम फार्मर्स को स्ट्रेंथन करें, फार्मर को सब्सिडी दें, फार्मर को अच्छा सीड दें, फार्मर को ये जैसे फर्टिलाइजर है उस पे हम सब्सिडी दें। और मैं सारे फार्मर्स को ये कहूंगा कि हमारे जो 1952-1953 में ये फर्टिलाइजर कंपनीज तो नहीं थी, उस वक्त वीट की जो प्रोडक्शन थी वो हमारी थी 42, अब वो रह गई है 27। तो ये करें कि आपके पास अगर कंपोस्ट फर्टिलाइजर, एक आपके पास ऑप्शन है, आप स्लोली ग्रेजुअली कंपोस्ट फर्टिलाइजर पे जाए, ताकि इनकी मोनोपोली भी कम हो जाए फर्टिलाइजर कंपनी वालों की। आप अपना कंपोस्ट तैयार करें। कंपोस्ट फर्टिलाइजर जब आप तैयार करेंगे, आस्ता आस्ता स्लोली ग्रेजुअली आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि एकदम हम कंपोस्ट पे जाएं, स्लोली जाएंगे। ये फर्टिलाइजर और जो पेस्टिसाइड है उसमें भी हमारे पास 7 नंबर पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड वो इफेक्ट ही नहीं होती। लास्ट ईयर हमारा जो कॉटन था, व्हाइट फ्लाई ने तबाह किया। व्हाइट फ्लाई पूरे पंजाब में, पूरे सिंध में कॉटन के फसल को तबाह किया। किसी भी पेस्टिसाइड ने कोई भी काम कर उसको नहीं कंट्रोल कर सका। लोगों ने कॉटन, मेरा ख्याल में अर्ली कॉटन को उन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि वो व्हाइट फ्लाई वहां से जा ही नहीं रही थी। तो ये बड़ा डैमेज था कॉटन के, और उसके साथ ये होगा कि हमारी जो कॉटन एक्सपोर्ट है उस पर असर होगा। तो हम कह रहे हैं कि स्लोली ग्रेजुअली गवर्नमेंट को डिफरेंट मेजर्स लेने चाहिए, फार्मर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, फार्मर्स की जो एसोसिएशन है उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, अवेयरनेस सेमिनार करने चाहिए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को, रिसर्च को, यूनिवर्सिटी को एक कोलैबोरेशन बनाए, कोई नई तहकीकात, नई रिसर्च करे कि कौन सा सीड जो है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी इंपैक्ट हुआ है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आप डेज और जो कल्टीवेशन डेज हैं, सोइंग डेट है, ये सारे डिफरेंट हो जाते हैं। तो उस पर भी कुछ रिसर्च करें
उसके बाद लेट्स सी के क्या हमारी प्रोडक्शन कितनी बढ़ती है। ओवरऑल की बात नहीं करें, लेकिन आपके एरिया जो है आप उसमें प्रोडक्शन बढ़ाएं। और यूनिवर्सिटी भी जो है ना, हमारी यूनिवर्सिटी ने काफी काम किया है, नए नए सीड दिए हैं और वो कोशिश कर रही है। टंडोजाम यूनिवर्सिटी जैसे सरसों है, उसमें हमारा एक बहुत अच्छा ही सीड है जो पूरे पाकिस्तान में इस दफा सोए। डॉक्टर साहब, आपने सरसों की बात की। सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, पाकिस्तान एक साल में $4 बिलियन की इंपोर्ट करता है और $4 बिलियन एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इन तीनों एरियाज के अंदर एक एग्रीकल्चर कंट्री को क्या फ्यूचर के अंदर कोई ऐसी इनोवेशन नहीं ला रहा कि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो जाए? सर, सरसों में तो आ सकती है। सरसों में लास्ट ईयर भी बम्पर क्रॉप हुई है, इस साल भी होगी। लेकिन सोयाबीन और बाकी जो है ऑयल सीड क्रॉप, उसमें हमारी प्रोडक्शन कम आ रही है। प्रोडक्शन कम होने की वजह एक तो सीड है, या तो हम कोई अच्छा सा सीड लेके आए, फिर ये ऑयल सीड क्रॉप में वो भी इंप्रूव किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट जो है प्ले इंपॉर्टेंट रोल और रिसर्च भी इंपॉर्टेंट रोल करे। देखो आस्ता आस्ता स्लो जब तक देखो ना, अब इंडस्ट्री हो गई है एग्रीकल्चर। रिसेंटली आई बीन विजिटेड अ मंशा फार्म नियर टू फैसलाबाद। उन्होंने वो हाई टनल फार्मिंग की हुई है कि सारा साल वो टमाटर उगाते हैं। जब हमारा टमाटो आता है मार्केट में तो उसकी प्राइस होती है 10 रुपए, उनका टमाटर आता है तो वो 400 में बेचते हैं नवंबर दिसंबर में। तो उन्होंने एक दो किस्म की एग्रीकल्चर हो गई। एक वो जो बड़े लोग हैं जो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करके पूरा साल वो टमाटर उगा सकते हैं, वो कुकम्बर सारा साल उगा सकते हैं। और एक हमारा गरीब फार्मर है। हमें सोचना चाहिए अपने गरीब किसान के लिए कि उसको हम स्ट्रेंथन कैसे करें। डॉक्टर शहजाद शौकत साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के कुल रकबे का, दुनिया इस वक्त रिसर्च कर रही है, इनोवेशन कर रही है, आगे बढ़ रही है जंगलात में। पाकिस्तान के कुल रकबे का सिर्फ 4% जंगलात हैं। 27,000 हेक्टेयर जो पाकिस्तान की जमीन है वो बंजर पड़ी हुई है, जिसपे आप जंगलात में इजाफा कर सकते हैं। और अगर यही सिलसिला रहा तो 30 से 40 साल तक यहाँ पे आपको सब्जा नजर नहीं आएगा और वीरान हो जाएगा पाकिस्तान की फसलें, पाकिस्तान की जंगलात, पाकिस्तान की वो ज़मीनें जहाँ पे जंगलात दुनिया उगाती है और उसके नतीजे के अंदर तरक्की करती है, उनका GDP इंप्रूव होता है। सर, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी लाइबिलिटीज़ को एसेट बना लें। कोलैटरल डैमेज इस तरीके से किया गया है इनकैपेबल लीडरशिप की वजह से कि किसान से लेके कंज्यूमर तक सब परेशान है। आप दुबई में जाएं, आपको अदरक या प्याज या पाकिस्तानी प्रोडक्ट, प्याज, पाकिस्तानी आलू का वही रेट मिलेगा जो पाकिस्तान में आम कंज्यूमर खरीद रहा है। लेकिन जो किसान को मिल रहा है उसका शेयर वैल्यू का, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है लॉसेज में। सिर्फ जितनी प्रॉब्लम अभी शेख साहब ने डिस्कस की और आप भी कह रहे हैं, वो इसलिए है कि हमारी कुछ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है जिसको फिक्स कर दिया जाए कि ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहे कि अगले 2 साल का यूरिया हमारे पास है, आप फिक्र ना करें, हम आपको देंगे। अगले 5 साल की प्रोडक्शन हम आपसे खरीदेंगे, आपसे कोई नहीं खरीदेगा। इस तरह की पॉलिसीज इस तरीके से क्लियर हेडेड हों कि जो कारोबारी लोग हैं उनको भी पता हो कि हमें गन्ना कितने का मिलेगा, हमें गंदम कितने की मिलेगी, हमें चीजें कैसे मिलेंगी और किससे लेनी है। इस वक्त ब्लैकमेलिंग, एक्सप्लॉयटेशन और इस हद तक है कि जो किसान वो अपनी जरूरियात जिंदगी से भी तंग है। सर, आप देखें, किसान को आप खुशहाल नहीं देखेंगे, लेकिन जो ब्रोकर और जो सप्लाई चेन का मेंबर है और जो ये माफिया के लोग हैं, माफिया लेकिन कारोबार है ना सर, उनको लीगल, दे हैव लीगल प्रोटेक्शन। मैं फातिमा ग्रुप को या फौजी फाउंडेशन को मैं नहीं कह रहा कि वो इलीगल काम कर रहे हैं, लेकिन अनएथिकल जरूर कह सकता हूं, क्योंकि उनको लॉ अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने 6 ब्रोकर रखें जिनको 2 लाख बोरियां देनी है। लॉ के तहत वो अपनी पॉलिसी कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में शॉर्ट सप्लाई करने के लिए। लॉ उनको रोकता नहीं है, लॉ जरूर कहता है एथिकल रहें, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है इसलिए हमारा किसान और हमारा कंज्यूमर वो मरा हुआ। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि फौजी फर्टिलाइजर, फातिमा फर्टिलाइजर, ये वो कंपनीज हैं जो हुकूमत पाकिस्तान फौज की मलकियत है, बेसिकली फौजियों की कंपनीज हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां दी नीचे दुकान उन फर्टिलाइजर के बिजनेसमैन और उन दुकानदारों को कि उनकी सेल बढ़े, जिसके नतीजे में उन्हें बड़ी बड़ी गाड़ियां दी गई। ये पाक फौज के अदारे किसान को और अवाम को बेनिफिट्स देने के लिए क्यों नहीं काम कर रहे? वैसे सर, वो तो डीलर्स जो है ना बेसिकली
कंपनीज और कंपनी डीलर को देती है, और डीलर ने खुद 17 कंपनी और जो है ना सब यूनिट्स बनाए हुए हैं। एक डीलर है जिसके पास 17 एजेंसीज हैं। अब मसला ये कि जब वो एक डीलर को आप 1 लाख या 2 लाख बोरियां देते हैं, तो वो फिर सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करके उसकी जो है ना आर्टिफिशियल शॉर्टेज करके मार्केट में वो फिर डीलर जो है ना ज्यादा उसको पैसे कमाता है। क्योंकि हमारी जो डिमांड थी अभी जैसे ना किसी भी सूरत में वीट को यूरिया की जरूरत थी, क्योंकि अभी 25-30 दिन हो गए हैं, किसी ने दूसरा पानी दे दिया है, तो अभी तक वो शॉर्टेज इतनी अक्यूट है इन सिंध पर्टिकुलर, मे बी इन पंजाब आल्सो, कि फर्टिलाइजर मिल ही नहीं रहा। आप जाएं मार्केट में आपको फर्टिलाइजर ही नहीं मिल रहा। सर किसान रो रहे हैं सर, किसान इसलिए रो रहे हैं। यानी बुनियादी तौर पे ये दूसरा बड़ा जुर्म है फौजी फर्टिलाइजर का, फातिमा फर्टिलाइजर का, और एंग्रो को इसमें ऐड कर लें कि इन्होंने पीछे से शॉर्टेज क्रिएट की कि जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज हुई, और शॉर्टेज क्रिएट करने की वजह से जो हमारा किसान है वो मजबूरन इन्हें महंगे दामों डीएपी और मुख्तलिफ पेस्टिसाइड्स की जो आइटम्स हैं महंगे दामों खरीदने पे मजबूर है। तो क्यों उसका हल क्या है? सर इसलिए कि पॉलिसी नहीं है। आप 10 साल की पॉलिसी बना दें कि 10 साल में हमारी ये डिमांड एंड सप्लाई होगी ऑन सोर्सिंग साइड, कि हमें ये पेस्टिसाइड चाहिए, हमें ये बीज चाहिए, और ये हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंडरटेक करे कि दे विल प्रोवाइड टू फार्मर्स। और दूसरा जो एंड प्रोडक्ट है सर, किसान बेचारा एक मार्केटिंग मैनेजर की स्किल्स नहीं रखता, वो सेल्समैन की स्किल नहीं रखता। उसकी जब प्रोडक्शन आ गई, अब उसको नहीं पता, उसने इसको वो ब्लैकमेल होता है उस इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों या उन लोगों के हाथों जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। सर हम लास्ट प्रोग्राम में जो स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे थे, ये भी अगर आज मैं कॉर्न के 10 ट्रक ले आया हूं मार्केट में, तो जो मार्केट का बंदा बैठा हुआ उसने प्राइस गिरा देनी है। क्यों प्राइस गिरानी है? कि 10 ट्रक आ गए और 10 को ब्लैकमेल करना है। ऐसा भी हुआ है सर, इवन मेरे रिश्तेदारों में जो इस काम से एंगेज हैं, वो अपने आलू बनाए वो लेके गए मार्केट में, मार्केट का रेट गिरा दिया गया। हम उन लोगों के पास इतना फंड्स नहीं था कि वो ट्रक वालों को ट्रांसपोर्टेशन की पे किए, वहीं छोड़ के आगे ट्रक वालों का जी ये आलू आपके हुए, हम जा रहे हैं। एक वक्त था डॉक्टर साहब पाकिस्तान कपास के अंदर एक्सपोर्ट करता था, दुनिया रॉ मटेरियल पाकिस्तान से मंगवाती थी। ये 70s 80s की मैं बात कर रहा हूँ। आज वक्त यह है कि पाकिस्तान की 50% जो टेक्सटाइल है इंडस्ट्री से है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रही हैं, बाहर से मंगवा रही हैं, चाइना से मंगवा रही हैं। इसकी क्या वजूहत है? सर देखें, बांग्लादेश कॉटन प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन बांग्लादेश का जो शेयर, जो टेक्सटाइल में शेयर है वो 14% है। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं। वो क्या कर रहा है कि इंपोर्ट करता है, रॉ कॉटन इंपोर्ट करके वो जो है ना कपड़े बनाता है। हम इस पोजीशन में है कि ना ही हम इंपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा जो बिग फैक्ट्रीज हैं, काफी हमारी कॉटन इंडस्ट्री बंद हो गई है, क्योंकि हमारे पास फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी के, हमारे पास गैस के प्रॉब्लम है, हमारे और सारे प्रॉब्लम है। तो कॉटन इंडस्ट्री को अगर हमने स्ट्रेंथन करना है तो हमने फिर नई वैरायटीज कॉटन की भी इंट्रोड्यूस करनी है। फार्मर्स को भी हमने जो है ना उस सप्लाई चेन का हिस्सा करना है। जो फार्मर प्रोड्यूस करता है उसको कम से कम रेट हम 1 साल पहले बताएं कि भाई ये 10,000 12,000 आपका स्टेबल रेट है। ये नहीं है कि 8,000 फिर 7,000 फिर 6,000। तो सप्लाई एंड डिमांड को छोड़ के आपने उसको एक स्टेबल प्राइस देनी है। गवर्नमेंट ने जो प्राइसेस कमीशन है उसने जैसे वीट की प्राइस थी, उन्होंने वो कॉटन की प्राइस भी रखी होती है, लेकिन वो ये होता है कि जो गांव गोठों हैं या जो छोटे विलेजेस हैं उधर वो 6,000 में दे देते हैं, 7,000 में दे देते हैं। तो जब तक हमने फार्मर को स्ट्रेंथन नहीं किया तो हमारी ये इंडस्ट्री भी तबाह होगी और फिर हम भी इंपोर्ट करेंगे सारा कुछ। बांग्लादेश की चलो ठीक है, उसकी करेंसी जो है ना काफी स्ट्रांग है पाकिस्तान से, तभी उन्होंने वो इंपोर्ट करके कुछ मुल्कों से उन्होंने इंपोर्ट किए और फिर उन्होंने जो सेमी फर्निश प्रोडक्ट थे उसको फर्निश प्रोडक्ट में कंपीट किया। अभी मैंने अभी एक सर्वे पढ़ा है तो आई वाज वेरी मच शॉक्ड। सलीम रहमान है उनके इकोनॉमिस्ट, उसने लिखा था सीजी मॉडलिंग पे ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो आई वाज वेरी मच शॉक के वो हमसे इतना ज्यादा आगे आ चुके हैं कि बांग्लादेश की जो शर्ट्स हैं, जो उनके कॉटन मेड प्रोडक्ट्स हैं, वो यूएसए में और ऑल डेवलप कंट्रीज में वो बेच रहे हैं और वो उससे वो जरा वो जो है ना मुनाफा ले रहे हैं। शहजाद साहब ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के अपने यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग थे,
तो उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिसी से तंग आकर बांग्लादेश जाके अपनी इन्वेस्टमेंट की, इसकी क्या वजह है? सर यही वजह है ना कि हमारे मुल्क में रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, हमारे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, गैस अवेलेबल नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली गवर्नमेंट की सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। चलें गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो होंगी सर, पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो हम 90 से लेके आज तक देख लें, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं हर मामले में, लेकिन जब एक्चुअल परफॉर्मेंस आती है तो हमारा जो ब्यूरोक्रेसी और जो उनकी ब्यूरोक्रेसी के भी हाथ बंधे हुए हैं, वो पॉलिसी ऐसी है कि जो ब्यूरोक्रेसी को भी काम करने नहीं देती, और ऐसी है कि जो काम कर रहा है उसमें जिसने जस्टिस खरीदना है, जस्टिस बेचना है, इंसाफ खरीदना है, वो उस मामले में आके हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है। मैं मिसाल देता हूं सर उसकी, अगर हमारे पास ब्रेक का टाइम तो नहीं है 2-4 मिनट, उसकी मिसाल ये देता हूं। 1951 में शेख साहब ने कहा कि हमारी 47 मन पर एकड़ गंदम प्रोडक्शन थी, कम हो गए 27 मन पर एकड़ रह गई, और इसी दरमियान में 1955 से ऑनवर्ड हमें यूएस एड ने गंदम एड में दी 480 कि हम सेल्फ सफिशिएंट थे 1952-53-54 में, लेकिन उसके बाद हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहे। इसकी रीजन मैं शेख साहब से रिक्वेस्ट करूंगा जरूर रिसर्च करें कि वो जो गंदम आई थी वो किन टर्म्स पे आई थी, वो कब तक आती रही, उसका एंड पे क्या बना। नाज़रीन, हम पाकिस्तान बाहर से गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कंट्री है, लोग भूखे मार रहे हैं, ज़र मुबादला है नहीं, किस तरह हम सरवाइव करेंगे? एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर फैज साहब से ये मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर क्यों एग्रीकल्चर ऐसी यूनिवर्सिटियां स्टैब्लिश नहीं की जाती जहां पे रिसर्च हो, जहां पे नई जो बीज हैं उनकी दरियाफ्त हो, जहां पे बगैर मौसम के फसलें काश्त करने की दरियाफ्त हो, जहां पे एक एकड़ से ज्यादा क्रॉप्स लेने की कोई रिसर्च हो। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का जो इस वक्त 70-60% वो पॉपुलेशन का एरिया है, जो नौजवान है, उन नौजवानों को वो ट्रेनिंग्स दी जाए। जरूरी नहीं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर एक तबका आके पढ़े, फिर कुछ नीचे फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाए जिसके नतीजे में जदीद टूल्स को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर में तरक्की कर सके। जी सर, सारी यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और रावलपिंडी, पेशावर, सब में रिसर्च कंपोनेंट है। सारे रिसर्च कर रहे हैं। हमारे प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट है, सॉइल साइंस अच्छे बैठे हुए हमारे पास, प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट पैथोलॉजी, एक हर एरिया में रिसर्च हो रही है। लेकिन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज लास्ट ईयर से मैंने भी कोई 40 के करीब एक पेपर्स लिखे हैं 2 साल के करीब, कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी जो फसलें हैं उन पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, जिसमें व्हीट है, राइस है और सारी पल्सेस है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सोइंग डेट को आगे करें, पीछे करें, या जो क्रॉप मेच्योरिटी टाइम है उसमें, जो कि गंदम है उसका जो मेच्योरिटी टाइम है वो आप सोइंग से लेके 140 से 144 डेज है। ऑस्ट्रेलिया में वो 160 है, वो यूक्रेन में 180 है, बिकॉज डिफरेंट क्लाइमेटिक एनवायरमेंटल कंडीशंस। हम अभी ये रिसर्च सारे कर रहे हैं, लोग सारे मसरूफ हैं कि कौन सी वैरायटीज को हम जल्दी इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि ये भी है कि क्लाइमेट के साथ उन वैरायटीज की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो। डॉक्टर साहब 1 2 3 1 2 और 3 नंबर पे बताएं कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर पहले और दूसरे और तीसरे आप इनिशिएटिव्स लेते हैं, स्टेप्स लेते हैं जिसके नतीजे में तरक्की कर सकती है। सर फर्स्ट तो ये हमारे पास सर्टिफाइड सीड हो, वो सीड हमारे पास सर्टिफाइड नहीं है। फार्मर अगर वो सीड रेट वही इस्तेमाल करता है तो हमारी प्रोडक्शन बड़ी कम आ जाती है। जैसे व्हीट है, हमारा रिकमेंडेड सीड है 60 kg 50 kg, उससे आप प्रोडक्शन नहीं ले सकते क्योंकि आपने सीड रेट को बढ़ाना है। आपकी जर्मिनेशन ही जब 60% है तो आप जब 100% जर्मिनेशन है फिर तो 60 ठीक है। ऐसे ही राइस में हमारे पास न्यू वैरायटीज भी आई हैं। अब देखते हैं कि वो क्लाइमेट जो चेंज हुआ है उससे क्या इंपैक्ट होता है। और तीसरी बात है कि हमने तय करना है सपोर्ट प्राइस टुवर्ड्स फार्मर्स को जब तक हमने सपोर्ट प्राइस नहीं देनी 3 साल के लिए राइस, व्हीट और कॉटन, इनमें हमें सपोर्ट प्राइस देनी चाहिए, फार्मर्स को बेनिफिट देना चाहिए। और ये नहीं कि फर्टिलाइजर अवेलेबल नहीं है, फर्टिलाइजर अवेलेबल है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है,
प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन वो बीच में कहां जाता है, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट हैज टू डू इट। जब तक गवर्नमेंट नहीं करेगी तब तक हमारा फार्मर, हम एग्रीकल्चर की तरफ से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को हम तरक्की नहीं दे सकते। तो गवर्नमेंट हैज टू प्ले अ रोल। शहजाद शौकत साहब, सर एक, दो और तीन। सब ब्रीफ, जिस तरह शेख साहब ने कहा, जो प्रॉब्लम है उनकी पॉलिसी ला दें। जिस तरह एनर्जी पॉलिसी है, एनर्जी डेवलप करने के लिए पॉलिसीज बनाई गई। अब आप एक सर्टिफाइड सीड की पॉलिसी निकाल दें और एक एंड प्रोडक्ट की सेल की पॉलिसी निकाल दें, और दरमियान में जो सप्लाई चेन की हर्डल है उसकी पॉलिसी निकाल दें। सर इस्लाम मजहब जो है ना बड़ा प्यारा है। एक्सप्लॉयटेशन कहीं भी किसी भी जगह सप्लाई चेन में एक्सेप्टेबल नहीं है इस्लाम में। आपको याद होगा कि मदीना में जब बाहर से ट्रेडर्स आते थे तो लोग बाहर जाके उनसे सौदा करने की कोशिश करते थे, जो ब्रोकर्स होते थे, और कहते थे ये है कि वहां पे गड़बड़ है, आपको नहीं हम बेचेंगे। तो लेकिन वो खरीद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि नहीं, जो मार्केट है वो एंड कंज्यूमर ले या मार्केट में आके डिमांड सप्लाई के साथ बिके विदाउट एक्सप्लॉयटेशन। डंडी की इजाजत नहीं है इस्लाम में। जी डॉक्टर साहब, करप्शन और एग्रीकल्चर आप महसूस करते हैं दोनों का कोई पाकिस्तान में कोरिलेशन है? बिल्कुल कोरिलेशन है, क्योंकि अगर करप्शन नहीं होती तो फर्टिलाइजर का जो कंट्रोल रेट है 3400-3600, वो जाके 6600 पे नहीं जाता। अल्टीमेटली हमारा जो फार्मर है ना, उसको, जो छोटा फार्मर है, बड़ा फार्मर तो चलो ठीक है, वो ठीक है, उसके पास 2000 लैंड होल्डिंग है, वो कर लेगा। लेकिन अब छोटा फार्मर जिसके पास 2, 3, 4 एकड़ लैंड है, वो क्या करेगा? वो डेफिनेटली वो किसी बनिए से या किसी और बंदे से वो उधार लेगा, वो क्रेडिट लेगा सीड के लिए, फर्टिलाइजर के लिए। तो वो फिर जब वो उसकी जब प्रोडक्शन आती है तो वो सारे पैसे उधर उसके पास चले जाएंगे। इस नॉट के उसके पास सेविंग जीरो हो जाती है। तो इसलिए हमारा वो जो फार्मर है वो पुअर से पुअर होता जा रहा है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि जो फार्मर है वो 42% से लेके 70% तक सूद अदा करता है। वो भी 3-4 माह का। आप देखें कि वो फार्मर जिसने एक जो 3400 रेट का यूरिया है वो 6600 में खरीदा, लेकिन उसके ऊपर 50% सूद पे किया तो उसको 9000 में पड़ गया। सर आप मुझे ये बताएं कि क्या ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं जो फार्मर को फैसिलिटेट करे? उसी का काम है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सहाबी आए कि या रसूल अल्लाह मेरे पास रोजगार नहीं है, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा घर में क्या है? कि जी ये चीज है। उनका जी इसको बेचते हैं, उनको बेचा, फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उसका दस्ता कसा कि अब जाओ मेहनत करो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है, प्राइम मिनिस्टर का काम है, ब्यूरोक्रेट का काम है कि वो खुद मेहनत करे और पॉलिसी क्रिएट करे इन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। पॉलिसी देना गवर्नमेंट का काम है, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन, इंप्लीमेंटेशन हलाल तरीके से करना वो पाकिस्तानियों का काम है। सो दिस इज व्हाट इज मिसिंग इन डेवलपमेंट ऑफ डॉक्टर साहब, एक रिसर्च के मुताबिक कि अगर पाकिस्तान में जो हमारे फार्मर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाए और पाकिस्तान में डिफरेंट सेंटर्स बनाए जाएं जहां पे क्वालिटी की आइटम्स को अच्छे तरीके से पैक करके एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटी दी जाए, तो 1 साल में $2 बिलियन का रिजर्व हम इस तरह बढ़ा सकते हैं। तो इसकी क्या प्लानिंग हम किस तरह कर सकते हैं? मेरे पास जो एक ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट है पल्सेस वैल्यू चेन का, उस पे हमने फार्मर्स को ट्रेन किया है। हमने पल्सेस के जो फार्मर थे चिकपी के और मूंगबीन के, उनको हमने पैकेजिंग, लेबलिंग और हमने उनको बताया कि सॉर्टेड ग्रेडेड क्या होता है, उनको मशीनें, उनको मैन्युअली भी हमने सिखाया। तो वही इम्तियाज में हमारा फार्मर जो 200 में बेचता था चीज, वो 400 में बेचने लगा। ये है कि डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज और एक्सटेंशन रिसर्च इन कोलैबोरेशन उन फार्मर्स की ट्रेनिंग कराए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेके आए। उसमें फार्मर जब तक ट्रेन नहीं होगा तब तक हमारा मिडिल मैन और जो एजेंट है वो पैसे कमाता रहेगा। क्योंकि बेसिकली वो भी तो बड़ा इशू है कि जो एजेंट होता है, जो मिडिल मैन होता है, वो पे करता है आपका सीड फर्टिलाइजर फार्मर का। तो जाहिर है फार्मर ने वो जो उसको कहेगा, अगर वो उसको कहेगा कि मुझे गंदम आप 2000 की दे दें, वो उसको दे देगा, इसलिए कि उसने इन्वेस्टमेंट की है। तो ये एक चैनल जो है हमने एजेंट वाला, ब्रोकर वाला भी हटाना है फार्मर। साहब ये बताइएगा कि नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत आता है, इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कुछ बढ़ जाती है लेकिन किसान रोना शुरू कर देता है, इसकी क्या वजूहत है? सर शेख साहब को मैं वेट करूंगा कि जब
इन्वेस्टर है उसने गंदम में पैसे डाले हैं किसान को, तो वो जो अगर 3,000 का रेट है तो किसान से 2,000 में खरीद रहा है, ये भी इस्लाम के मुताबिक ये भी हराम है, क्योंकि वो चीज जो आपने वक्त से पहले जो अभी आई नहीं खरीद ली वो हराम है। जो आपका क्वेश्चन है, नवाज शरीफ साहब के आने से एग्रीकल्चरिस्ट परेशान हो जाता है, ट्रेडर खुश हो जाता है, क्योंकि देखें नवाज शरीफ साहब की कुछ क्वालिटीज हैं। एक क्वालिटी उनकी ये है कि अगर उनको कोई बात समझ आ जाए आसान से लफ्जों में तो उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। जिस तरह उनको मोटरवे की बात समझ आई, कोरिया में बैठे हुए, जैसे करप्शन की बात उन्हें समझ आई। करप्शन के ऊपर तो चले, एक अलग हमारा टॉपिक है, किसी दिन डिटेल में प्रोग्राम कर लीजिएगा कि लीगल करप्शन क्या है, इलीगल करप्शन क्या है। मेरी गवर्नमेंट, मेरे पाकिस्तान की पॉलिसीज ये हैं कि आपने लीगल करप्शन करनी है स्टॉक एक्सचेंज में चले जाएं, लीगल करप्शन करनी है बैंक खोल लें, लीगल करप्शन करनी है लैंडिंग कर दें, लीगल करप्शन करनी है ये जिस तरह माफिया शुरू कर दें। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आज एग्रीकल्चर सेक्टर प्रेशर का शिकार है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इतनी कम है कि हमारी $8 बिलियन की सालाना इंपोर्ट है। पाकिस्तान अगर तरक्की करेगा तो उसकी वजह सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर होगी। पाकिस्तान के 60% नौजवान जो आबादी का पॉपुलेशन का मौजूद है, उन्हें अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व किया जाए, टेक्निकल स्किल्स दी जाए, तो पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की के रास्ते पर गामजन हो जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिएगा और मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे आज जो मेहमान है शहजाद शौकत साहब, प्रोफेसर डॉक्टर फैज साहब। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।